नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम शब्द के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। शब्द, इससे पहले हमने ध्वनि वर्ण की पढ़ाई की है। अक्षर के विषय में ही जाना है कि ध्वनि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। आज एक इकाई ऊपर हम चढ़ते हैं और शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं। शब्द क्या है? जैसे कि हमने जान लिया था कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड ना हो। उसके बाद वर्ण के बाद क्या है? अब आप देखिए, वर्ण से आगे हम शब्द की ओर चलते हैं। क्या है? तो दो या दो से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। जैसे कि एक शब्द है समाज। समाज, स अ म आ ज अ। अब यहां देखिए कि ये सभी वर्ण हैं। स के नीचे हल लगने से मैंने पहले ही बताया था कि व्यंजन आधा आ जाता है, अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। तो स हल जोड़ अ जोड़ म हल जोड़ आ जोड़ ज हल हलंत जोड़ अ, समाज। शब्द बना समाज। तो इस रूप में हमने जाना कि यहाँ पे किसका मेल हुआ। यहाँ पे हमने जाना कि वर्णों का मेल हुआ। दो से दो या दो से अधिक, यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छह वर्ण मिले हैं, तो इनका यहाँ पर मेल हुआ। तो यहाँ एक शब्द बना समाज। इसके आगे हम देखते हैं कि शब्द के भेद कितने होंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होंगे, सार्थक और निरर्थक। सार्थक अगर कहा जाए तो किन्हें सार्थक शब्द कहा जाएगा? जहां पर वर्णों का जो मेल होगा, वर्णों के समूह का जो मेल होगा, वो स्वतंत्र रूप में, मतलब स्वयं अपने आप में एक निश्चित अर्थ देने वाला होगा। जैसे कि यहाँ है समाज, मैंने इसे तोड़कर दर्शाया कि कैसे हम यहाँ वर्णों का मेल कर रहे हैं। तो समाज एक निश्चित अर्थ दे रहा है, समाज यहाँ एक निश्चित अर्थ दे रहा है। तो जो वर्ण समूह स्वतंत्र रूप में, मतलब अपने आप में एक निश्चित अर्थ देता है, जिससे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होगी, वर्णों का मेल होगा, साथ के साथ उससे अगर निश्चित अर्थ की प्राप्ति हो रही है तो वो सार्थक शब्द कहे जाएंगे। उसके ठीक उल्टे हम देखते हैं, विपरीत, जहां पर वर्णों का समूह है उनका लेकिन मेल हुआ, फिर भी निश्चित अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई। निश्चित अर्थ की जब प्राप्ति नहीं हुई तो निरर्थक शब्द कहलाएंगे। और ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ड च भ, कुछ भी। क्या इस शब्द से कोई अर्थ निकल कर आ रहा है? नहीं। ल भ त या कुछ भी आप लिख ले तो क्या निश्चित अर्थ की प्राप्ति होगी? नहीं। जब निश्चित अर्थ की प्राप्ति होगी तो वो सार्थक शब्द कहलाएंगे। जब निश्चित अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी वर्ण समूह के मेल से तो वो निरर्थक शब्द कहलाएंगे। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप इस बात का लेकिन ध्यान रखिएगा, जब निश्चित अर्थ की प्राप्ति हो तभी वो शब्द की श्रेणी में कहलाएगा भी। इस बात का याद रखिएगा। अर्थ के आधार पे दो भेद होते जरूर है, लेकिन निरर्थक अर्थों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। शब्द उन्हें ही कहा जाता है जो सार्थक हो। सार्थक हो, स्वतंत्र रूप में एक निश्चित अर्थ दे, वही वर्ण समूह शब्द कहलाएंगे। तो ये बात हमें समझ लेनी होगी कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होगा, साथ ही साथ वो अपने आप में एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति करवाएं, तो वो वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम देखते हैं कि शब्द है, उसके साथ साथ एक अवधारणा पद की आती है। पद,
अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो पद क्या है पहले इसको जान लेते हैं, फिर अंतर अपने आप हमें समझ में आ जाएगा। जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वाक्य में आने वाले जो अन्य शब्द हैं, वाक्य में जैसे यहां मैंने लिखा है प्रयुक्त अन्य शब्द, प्रयुक्त मतलब अन्य जो शब्द उस वाक्य में आए हुए हैं, उन शब्दों के साथ उस पहले वाले शब्द का जो संबंध स्थापित होता है, उनके साथ जो संबंध स्थापित होता है, तो वो जो पहला शब्द था उसका व्याकरण की दृष्टि से रूप बदल जाता है। वो अपने आप में अब स्वतंत्र नहीं रह जाता, वो वाक्य के अंतर्गत आ जाता है और वाक्य के अंदर आए हुए अन्य शब्दों के साथ भी उसका संबंध बन जाता है। तो वो जो शब्द है वो फिर पद कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो जाए और वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बन जाए, तो उस शब्द का अपने मूल रूप से अंतर हो जाना, वो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है व्याकरण की दृष्टि से। शब्द वही रहता है लेकिन व्याकरण के अनुसार उसका रूप बदल जाता है, तो वो जो शब्द है वो पद कहलाता है। आइए देखते हैं, एक शब्द हम लेते हैं जैसे पुस्तक। पुस्तक एक शब्द है, अपने आप में स्वतंत्र अर्थ दे रहा है, अपने आप में वो स्वतंत्र है, सार्थक है, पूर्ण है। लेकिन जब मैं इसे वाक्य में प्रयोग करूंगी, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो यहां देखिए पुस्तक कहाँ आ गया, वाक्य के अंदर आ गया है। यहाँ अन्य भी शब्द है जैसे कि मैं हो गया, पढ़ता हूं, इनके साथ इसका क्या हुआ, संबंध स्थापित हुआ कि क्या पढ़ रहा है मैं, कर्ता क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, ये कौन सा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्म बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं जो है कर्ता है, क्या पढ़ रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये पुस्तक कर्म के अर्थ में आ गया। तो पुस्तक अपने आप में स्वतंत्र अर्थ दे रहा है, लेकिन यहाँ वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण ये पद बन गया। तो इस पुस्तक को यहाँ पे हम पद कहेंगे, ये कर्म का अर्थ दे रहा है। तो यहां तक उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और इस विषय से संबंधित कोई भी आपकी दुविधा हो, संशय हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। धन्यवाद।